ऑलमोस्ट 25% टू 26% पॉपुलेशन, मतलब एवरी 100 पेशेंट्स में 100 पर्सन्स में देर आर 25 पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन। अक्सर लोग ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज नॉर्मल हेडेक, व्हाट इज माइग्रेन। पहले नॉर्मल हेडेक जैसा कोई वर्ड है ही नहीं है। हेडेक साइंटिफिकली मेडिकली दो तरीका से डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी हेडेक, दो है सेकेंडरी हेडेक। ये माइग्रेन आखिर होता किस किस को है? क्या ये कोई जेनेटिक इशू है या कोई लाइफस्टाइल की वजह से होता है? अगर परिवार में किसी को माइग्रेन है, स्पेशली मदर एंड फादर, आपको 50% चांसेस है आने का। सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर आल्सो। ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हो जाता है? मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स में इंक्लूडेड है, जैसे डेफिनेशन में इंक्लूडेड है फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, आस्मोफोबिया। अदर ट्रिगर्स है धूप में जाना, डिहाइड्रेशन, पानी कई बार हम भूल जाते हैं पीना। एक्चुअली फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक इज मस्ट फॉर माइग्रेन पेशेंट्स। बहुत सारे लोग ना पेन किलर्स खा के अपने पेन को खत्म कर देते हैं हेडेक के लिए, तो ये अप्रोच कितना सही है आपके हिसाब से? मोस्ट ऑफ द किडनी फेल्यूर्स आर बिकॉज ऑफ दिस पेन किलर्स। सो दिस इज वेरी डेंजरस थॉट, डेंजरस हैबिट है। कभी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं लेना है। क्या ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह माइग्रेन खत्म हो जाता है? माइग्रेन इज नॉट क्यूरेबल, बट क्या आपको कभी ऐसा सिर दर्द हुआ है जिसमें लगे कि सिर फट जाएगा, रोशनी बर्दाश्त न हो, आवाज सुनाई न दे और बस अंधेरे कमरे में लेटने का मन करे? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको माइग्रेन हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर PS नागा। वेलकम सर, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और माइग्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि माइग्रेन क्या है, कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करेंगे हम कि आखिर का देखिए, माइग्रेन वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन अधिकतर लोग जैसे एक नॉर्मल हेडेक होता है। नॉर्मल हेडेक मतलब कि जो जैसे मुझे होता है सर, मैं अगर मॉर्निंग में चाय ना लूँ तो मेरा पूरे दिन में हेडेक चालू हो जाएगा। बहुत बार हम स्क्रीन देखते हैं, हमें हेडेक शुरू हो जाता है। तो अधिकतर लोग इसको भी माइग्रेन समझते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि मुझे माइग्रेन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्सर लोग यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल हेडेक, व्हाट इज़ माइग्रेन। आपका जो कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स लास्ट तक आपको मिल जाएगा। पहले नॉर्मल हेडेक जैसा कोई वर्ड है ही नहीं है। हेडेक साइंटिफिकली मेडिकली दो तरीका से डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी हेडेक, दो है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में मोस्ट कॉमन हेडेक है स्ट्रेस हेडेक या टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। कोई भी स्ट्रेस किसी तरीका की होने दीजिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इसमें कुछ लोगों को बार बार हेडेक आ जाता है। इसको टेंशन टाइप ऑफ हेडेक बोलते हैं। स्पेशली द पीपल हु आर हैविंग एंग्जाइटी स्पेल्स, हु हैविंग एक सफिशिएंट टाइम, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। सो ऐसा लोगों को ऐसा हेडेक्स आता है। इट इज़ टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। इट इज़ मोस्ट कॉमन हेडेक। अक्सर बहुत सारे लोग शायद नॉर्मल हेडेक मतलब ये टेंशन हेडेक ही बोलते होंगे, बट नॉर्मल हेडेक जैसा वर्ड है ही नहीं है। सेकेंड है मोस्ट कॉमन माइग्रेन। ये माइग्रेन हेडेक का एक सफिशिएंट क्राइटेरिया, एक परफेक्ट क्राइटेरिया है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी इसका क्राइटेरिया बना के रखा है। यूजुअली एटलीस्ट 5 एपिसोड्स ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक हेडेक आना चाहिए, तभी हम माइग्रेन बोलते हैं। सो टोटल 5 एपिसोड्स, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, मतलब एक ही तरफ मोस्ट कॉमनली, समटाइम्स दोनों की तरफ भी हेडेक आ सकता है। थ्रॉबिंग या पल्सटाइल हेडेक, थ्रॉबिंग मतलब एक काइंड ऑफ हार्ट बीट जैसा, जैसे फड़कता है, ऐसा टाइप ऑफ हेडेक है ये। और दूसरी चीज़ एसोसिएटेड विथ नॉजिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा फील होना, कई बार उल्टी होना हेडेक के साथ, या कई बार हेडेक आने से पहले, हेडेक आने के बाद भी नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। और इसके साथ टिपिकल फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये डेफिनेशन में दिया है। उसके साथ साथ दो और है, वो आस्मोफोबिया, समटाइम्स एनिमोफोबिया, जस्ट एयर एक्सपोजर, जैसे हम गाड़ी में जाते जाते वक्त हवा लगता है कान में, फेस में, जब फ़ैन के नीचे बैठते हैं, कई बार ये भी
माइग्रेन के साथ एसोसिएट होता है। सो जब हेडेक आता है, कई बार दीज पीपल कैन नॉट डू देयर रूटीन वर्क, अपना वर्क से देर विल बी अब्सटिनेंस, मतलब काम नहीं कर पाएंगे। सो ये माइल्ड टू स्टार्टिंग में माइल्ड ही होगा, विच विद ग्रेजुअल नेग्लिजेंस वो मॉडरेट टू सीवियर लेवल तक जाती है। कई बार इनिशियली पेन किलर से वो ठीक हो सकता है, बाद में पेन किलर्स का वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो कोई भी टिपिकल माइग्रेन पेशेंट सेम हिस्ट्री देता है, सर शुरुआत में बहुत कम था बट अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दो वो लोग ये भी बोलते हैं, इनडायरेक्टली मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, बट देयर एक्सप्लेनेशन गिव्स यू 3 पॉइंट्स। वन इज़ ऑनसेट, ऑनसेट मतलब माइल्ड से स्टार्ट होता है या कोई ऑरा से, मतलब कुछ सिम्टम से स्टार्ट हो जाता है। वो लोग इसके साथ साथ माइग्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो लोग बोल देते हैं। उसके साथ साथ ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन था पहले, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब 4 घंटे से 3 दिन तक, 4 आवर्स टू 72 आवर्स। देन दे आल्सो से सीवियरिटी, पहले माइल्ड था अभी बहुत सीवियर हो रहा है। देन ये लोग ये भी बोलते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। सो ये सारे चीज़ पेशेंट खुद ही बोलते हैं। जब ध्यान से हम उनका हिस्ट्री क्लियरली लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे क्राइटेरिया का जवाब मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये माइग्रेन आखिर होता किस किस को है? क्या ये कोई जेनेटिक इशू है या कोई लाइफस्टाइल की वजह से होता है? ये बोथ बोथ है। अगर परिवार में किसी को माइग्रेन है, स्पेशली मदर एंड फादर, आपको 50% चांसेस है आने का। सो देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर आल्सो। एंड अगर परिवार में माइग्रेन नहीं है तो मुझे नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी को भी पहली बार अपना फैमिली ट्री में माइग्रेन आ सकता है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ कि स्पेशली दिल्ली एनसीआर एंड कर्नाटका, स्पेशली बेंगलुरु रीजन में दे हैव स्टडीड कितना प्रिवलेंस है माइग्रेन का। ऑलमोस्ट 25% टू 26% पॉपुलेशन, मतलब एवरी 100 पेशेंट्स में, 100 पर्सन्स में देर आर 25 पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन। और ये भी स्टडी किया हुआ है कि वो कितने पेशेंट्स एक्चुअली डॉक्टर को कंसल्ट किया है। उसमें ऑलमोस्ट 20 टू 25% पेशेंट्स, मतलब 25% में 25% पेशेंट्स ओनली कंसल्टेड डॉक्टर्स। अच्छा, और ये 25% में भी अगर पेशेंट्स को लिया जाए, उसमें ऑलमोस्ट 2/3 आर फीमेल, 1/3 आर मेल। सो फीमेल्स को, स्पेशली वुमेन को ज़्यादा है। और इन्होंने एज भी देखा है बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स, 18 टू 40 ईयर्स बीच में मोस्ट कॉमन, ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेशेंट्स विल हैव हेडेक इन दिस एज गैप। ऐसा रूल नहीं है कि इसी एज में आएगा, किसी एज में हेडेक आ सकता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन ऑफ 2 years 3 years हैविंग हेडेक, माइग्रेन हेडेक्स। आपने ट्रिगर्स की बात की थी अभी, है ना? तो Yeah. ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है? या हम पहले माइग्रेन का स्टेजेस के बारे में बात करना चाहिए। माइग्रेन का स्टेजेस देयर आर 4 स्टेजेस। उसमें मेन प्रोड्रोम है, उसके बाद ऑरा, अगर है तो ऑरा भी आएगा। उसके बाद मेन अटैक स्टेज, जहाँ हेडेक रियली फील करते हैं। लास्ट पोस्ट माइग्रेन और पोस्ट माइग्रेन हैंगओवर। सो पहले प्रोड्रोम है, ये यूजुअली 12 आवर्स से 72 आवर्स बिफोर स्टार्ट होता है। इसमें एक काइंड ऑफ इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, एक काइंड ऑफ फैटिग, मतलब जो भी हम डेली काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट चले जाता है, एक काइंड ऑफ रिलेक्टेंस टू वर्क आ जाता है, इरिटेबिलिटी होता है। ये प्रोड्रोम है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये तो कुछ तो चेंज है मेरा इसमें, मूड में, डेफिनेटली आई माइट गेट हेडेक इन द नेक्स्ट 2 to 3 days। नेक्स्ट ऑरा है। ऑरा टिपिकली 60 मिनट्स गैप में, मतलब हेडेक से पहले लेकर हेडेक ऑनसेट के बाद भी वो ऑरा कंटिन्यू हो सकता है। यूजुअल ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स, 1 hour। सो यूजुअली इसमें क्या होता है ना, विजुअल ऑरा, यूजुअली इंटरलेसिंग लाइंस होता है। क्या बोलते हैं, जैसे हम पत्थर पानी में डालते हैं जैसे वेव्स होता है ना, वैसे ही एक करंट वेव्स हमको लाइट वेव्स दिख जाता है। कई बार अलग विजुअल आ रहा भी होता है, कई बार हम विजन चले जाता है, हाफ ऑफ द विजन चले जाता है, एक तरफ दिख नहीं रहा और एक स्पेसिफिक एरिया में विजन नहीं है।
और दूसरी चीज़, एक बॉडी में सम पार्ट्स में, एक एंटायर हाफ ऑफ द बॉडी और विथ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट होना. Very rarely there might be weakness in half of the face, in one hand, in both, in one side of the body. इसको बोलते हैं हेमीप्लेजिक माइग्रेन. वेरी रेयर वेरिएंट है, बट ये भी आराम में हो सकता है. और लास्ट है, थर्ड स्टेज है माइग्रेन स्टेज, अटैक स्टेज. इसमें हेडेक शुरू होती है. मैं आपको अदर वेरिएंट्स भी बताता हूँ, बट मोस्ट कॉमनली 95% अटैक पीरियड में ओनली हेडेक, मेनली हेडेक होता है, उसके साथ नॉजिया, वॉमिटिंग सब होता है. देन पोस्ट हैंगओवर में पेशेंट विल बी टायर्ड, इरिटेबल, मूड बहुत सारा चेंज होता है और एकदम एक फॉगिंग लुक होता है, मतलब सारे विजन क्लियर नहीं होता, डिम होता है. सो दिस इज एंटायर ना ऑल द स्टेजेस ऑफ माइग्रेन. देन हम बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रिगर. सो ट्रिगर्स, देर आर सो मेनी ट्रिगर्स. सारे पेशेंट्स को सारे ट्रिगर्स होने का ज़रूरत नहीं है. सारे पेशेंट्स को अलग अलग ट्रिगर्स होता है. वो किसी को भी अगर हेडेक आई, किसी को अगर माइग्रेन है ऑलरेडी, उसको हेडेक आ गया, पेशेंट तुरंत सोचना है कि क्या अलग किया मैंने आज, लास्ट 2 days में क्या अलग हुआ मेरे साथ. मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स में इंक्लूडेड है, जैसे डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, आस्मोफोबिया. सो कोई इंटेंस साउंड्स, बहुत ज़्यादा नॉइस सुना है उन्होंने, दे एक्सपोज टू नॉइस. सेकेंड, फोनोफोबिया, जैसे फोटोफोबिया, जैसे इंटेंस लाइट्स या चेंजिंग लाइट्स, ऐसा किसी चीज़ को अगर उन्होंने एक्सपोज हुआ, सो ऐसा सिचुएशंस में हेडेक शुरू हुआ. देन आस्मोफोबिया, सम स्मेल्स, सम पंजेंट स्मेल्स, मस्कीटो स्प्रेस हो गया, रबर बर्निंग, कवर बर्निंग, किसी ने घर में फूड को जला दिया है, तो वो ऐसा छोटी मोटी चीज़ हमको लगता है कि इट इज़ नॉर्मल, बट उसको हेडेक ट्रिगर कर देता है. देन कई बार कुछ डिओड्रेंट्स होता है, वो कुछ लोगों को एक्चुअली उनको वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा डिओड्रेंट से भी हेडेक शुरू होता है. These are actually common triggers. Other triggers है धूप में जाना, डिहाइड्रेशन, पानी कई बार हम भूल जाते हैं पीना. एक्चुअली फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक इज मस्ट फॉर माइग्रेन पेशेंट्स. कभी डिहाइड्रेशन में गए तो हेडेक शुरू हो जाता है. कई बार फूड स्किप हो गई, इसमें भी होता है. लॉन्ग टायरिंग वर्क आवर्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, स्लीप डिस्टर्बेंस होना. स्पेशली स्लीप का बहुत फनी है, स्लीप टू मच स्लीप और वेरी लिटिल स्लीप, मतलब स्लीप डिप्रिवेशन, ओवर स्लीपिंग, ये दोनों से भी हेडेक आता है. और फूड्स में भी सम फूड्स है, उसमें 5 C's याद रखिए. एक है चीज़, एक चीज़ है, देन चॉकलेट, देन कोक एंड कैफीन. सो कोक में जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, कोक जैसा, एंड अगेन कैफीन. देन सिट्रस फ्रूट्स, कोई भी सिट्रस जूसेस, स्पेशली ना फ्रूट्स का मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो लोग इंटेंस टेस्ट होता है जूसेस, उसमें हेडेक होता है. इसमें एक फनी फूड है, वो कैफीन है. जो लोग हाई डोसेस का कैफीन लेते हैं, रेगुलरली कैफीन लेते हैं, वो आदत कर लेते हैं, उनको वो कैफीन की वजह से हेडेक आ जाता है. सम पीपल, जब कुछ लोगों को, किसी को कैफीन आदत नहीं है बट उसको माइग्रेन है, माइग्रेन होते वक्त अगर थोड़ा सा कैफिनेटेड फूड लिया, स्पेशली कॉफ़ी और टी, एक लिटिल अमाउंट में, इट वर्क एज ए मेडिसिन. सो अनदर 5C है, उसमें अदर सी ये है कि हम कंफर्ट में रहना है, काम रहना है, कैफिनेटेड फूड्स लेना है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेस को अवॉइड करना है. सो सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो these are the main things which can trigger and which can also resolve your headaches. अगर triggers को avoid करेंगे तो headache frequency कम हो जाएगी. तो वो मतलब खुद ब खुद कम हो जाएगा. जी जी जी. राइट. सो डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे आपने कुछ सिम्टम्स हमें बताए, तो थोड़ा सा और एलोबरेट करके हमें सिम्टम्स के बारे में बताएं. या माइग्रेन मेन पार्ट इज हेडेक मैडम. मेन हेडेक सिम्टम्स में हेडेक विथ नॉजिया, वॉमिटिंग, फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, आस्मोफोबिया. हेडेक टाइम में भी यू विल फील दैट लाइट देखने से, आवाज़ सुनने से, कुछ स्मेल लेने से हेडेक बढ़ जाती है. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स. ड्यूरेशन विल बी 4 hours to 72 hours. उसमें सिम्टम्स में ये है कि हम जो भी काम करते हैं ना, वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क. कई बार हम बिस्तर को पकड़ना पड़ता है, ज़्यादा देर तक लेटना पड़ता है.
These are the very common symptoms, but rarely there are जब तक हेडेक होगा तब तक पैरालिसिस भी आ सकता है. इसको बोलते हैं फेमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन. इट इज़ वेरी रेयर वेरिएंट. वेरी रेयरली माइग्रालेप्सी नाम से एक है, इसमें हेडेक के साथ साथ दौरा आ जाता है. सो इतना इंटेंस हेडेक होता है, कहीं पर ब्रेन इरिटेट होके इट विल थ्रो द सीजर. सो इट इज़ कॉल्ड माइग्रालेप्सी. Many patients को वेरी रेयर केसेस आर रिपोर्टेड. आई एम सॉरी, वेरी रेयर केसेस रिपोर्टेड. उस टाइम पे माइग्रेन के साथ साथ स्ट्रोक भी आ जाता है. सर दीज आर वेरी रेयर केसेस, बट हाँ लिटरेचर में ये सब कुछ लिखा हुआ है. आई हैव सीन सम familial hemiplegic migraine cases. Almost I have in the last 5 to 10 years of 5 to 8 years experience में I have seen only 3 cases of hemiplegic migraine. और वेरी रेयरली माइग्रेन कई बार हेडेक के साथ प्रेजेंट नहीं करता है, बट इट प्रेजेंटेड विद परसिस्टेंट ऑरा. जो विजुअल प्रॉब्लम है, मतलब एक तरफ विजन दिखता नहीं है स्पेशली फॉर 3 days. ओके, दिस इज कॉल्ड रेटिनाइल माइग्रेन. सो इसमें क्या होता है कि जस्ट हेडेक नहीं होगा, बट दे फील दैट पेशेंट कैन नॉट सी वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड. एक तरफ दिखता नहीं है. कई बार एक कंटिन्यूस टिंगलिंग सेंसेशन एक तरफ होता है. कई बार जो मैं पहले बताया था कि विजन्स दिखता है उनको, कि लाइट्स, स्पार्कल्स ऑफ लाइट्स, वो सारी दिख जाता है. सो जो भी है, ऐसा केसेस विदाउट एनी स्पेशलिस्ट डायग्नोसिस होगा नहीं. सो इसीलिए बहुत सारा केसेस मिस हो जाता है. देन पेशेंट प्रेजेंट विथ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइग्रेन. राइट. जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स को हेडेक नहीं होता है, उनका विजन कम होता है. तो डेफिनेटली अगर हमारा विजन कम होगा तो हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे. विल अप्रोच फॉर ए ऑप्थेमोलॉजिस्ट. तो हम तो वहीं घूमते रहेंगे कि हमारा विजन कम हो रहा है, कोई हम कुछ दिन आई ड्रॉप्स ही डालते रहेंगे. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सही डायग्नोसिस तक पहुंच पाएँ. सो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ना पेन किलर्स खा के अपने पेन को ख़त्म कर देते हैं हेडेक के लिए. तो ये अप्रोच कितना सही है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली मेरे पास ऐसा पेशेंट्स आए हैं जो लोग बार बार पेन किलर्स खा कर आते हैं. वेरी डेंजरस ये प्रोसेस है ये सारी चीज़. फॉरेन में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिकेशंस नहीं मिलता. बट इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली, चाहे हमारा मेडिकल कवरेज थोड़ा कम है ना, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट फॉर्चुनेटली वी आर ग्रोइंग. और इंडिया इस डेवलप कर रही है ना. सो हर जगह पे डॉक्टर्स मिल ही जाते हैं. सो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की वजह से बहुत सारा किडनी फेल्यूर्स हो जाता है. आप फ़ोन में, आप इंटरनेट में अगर खोल के देखिए, दवाई की वजह से कितना किडनी फेल्यूर्स होता है. मोस्ट ऑफ द किडनी फेल्यूर्स आर बिकॉज ऑफ दिस पेन किलर्स. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस थॉट, डेंजरस हैबिट है. कभी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए. क्योंकि देखिए, अगर हम महीने में इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 5 टैबलेट्स ऑफ पेन किलर्स, मान लीजिए कहीं ना कहीं इट इज़ डैमेजिंग योर लिवर एंड किडनी. सो ऐसा हैबिट कंटिन्यू चलेगा तो कभी ना कभी, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स में कोई भी प्रॉब्लम, मान ले कोई डायबिटीज़ आ गई, कोई हाइपरटेंशन होगा, एज की वजह से जो बीमारियां आता है, उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी अगर है तो जल्दी किडनी डैमेज हो जाती है. राइट. तो डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस की बात अगर करें तो कैसे डायग्नोज करते हैं आप माइग्रेन को? इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट या ओनली विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन? माइग्रेन ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस है. हम इसके लिए एक्चुअली कोई जांच का ज़रूरत नहीं है. एज आई टोल्ड, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि एटलीस्ट 5 अटैक्स होना चाहिए, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, दोनों की तरफ या एक की तरफ. जो क्वालिटी ऑफ हेडेक, ड्यूरेशन ऑफ द हेडेक, उसके साथ एसोसिएट सिम्टम्स, जो ट्रिगर्स है, ये सारे हम हिस्ट्री में अच्छे से डिपिक्ट करते हैं. हम टेस्ट डेफिनेटली करते हैं. कब करते हैं? कि हमको डाउट है कि हमको कुछ दूसरी कोई डेंजरस हेडेक को रूल आउट करना है, तब हम रिमेनिंग टेस्ट करवाते हैं, स्पेशली एमआरआई ब्रेन. देर आर सम डेंजरस हेडेक्स विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. वो कई बार मोर्टैलिटी, डेथ भी हो जाता है अगर हमने ऐसा हेडेक्स को मिस किया तो.
स्पेशली बिकॉज ऑफ मेनली दीज आर सेकेंडरी हेडेक्स मानते हैं इन्फेक्शंस, जैसे मेनिंजाइटिस है जिसको सीवियर हेडेक के साथ साथ हेड नेक पेन भी आ गया, प्रोजेक्टल सीवियर वॉमिटिंग्स हैं। सो हम सस्पेक्ट करते हैं प्रॉबेबली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इधर वायरल है बैक्टीरियल, सो वो रूल आउट करने के लिए हमको एमआरआई करनी है। और कुछ ओल्डर एज में, ऑफ कोर्स आजकल यंग एज में भी आ रहा है स्ट्रोक में भी सीवियर हेडेक होती है। सो ऐसा लोगों को भी हम एमआरआई डेफिनेटली करना है टू रूल आउट स्ट्रोक। इसमें भी सीवियर हेडेक, पाउंडिंग हेडेक होती है, उसके साथ साथ पेशेंट को स्लरिंग ऑफ स्पीच आ सकता है, चक्कर आ सकता है, एक तरफ वीकनेस हो सकता है। सो ये सारी एसोसिएट सिम्टम्स अगर है तो वी हैव टू रूल आउट स्ट्रोक। दोज आर अदर मिमिक्स, इसको थंडर क्लैप हेडेक मिमिक्स बोलते हैं। थंडर क्लैप हेडेक में बहुत सारा है कि इसमें RCVS, रिवर्सिबल सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कुछ लोगों को ना जो हमारा ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई करता है, खून की नस, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कई बार कॉन्टैक्ट हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन। सो उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, देन दे विल गेट हेडेक। इज स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में है या डिलीवरी की टाइम में या पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद, ऐसा सिचुएशंस में ARCVS आ सकती है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ब्लड वेजल में प्रॉब्लम है, कई बार ब्लड वेजल की, खून की नस की दीवार छिल जाती है, इट इज़ डिसेक्शन ऑफ आर्टरी। सो ये डिसेक्शन में भी आता है। कई बार एन्यूरिज्म्स, मतलब ब्लड वेसल की जो दीवार है वो फूल जाता है, वो फट जाता है, सो अंदर ब्लीड आ जाती है। सो ऐसा सिचुएशंस में भी सेम हेडेक सीवियरली हो सकता है। स्पेशली इसमें थोड़ा डिफरेंस है माइग्रेन का। यहाँ पे हेडेक स्टार्ट होने के बाद विथिन सेकेंड्स में एकदम पॉन्डिंग लेवल पे चले जाता है, सीवियर हो जाती है। सो वॉमिटिंग्स भी यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, वॉमिटिंग विल बी वेरी प्रोजेक्टाइल, बहुत सीवियर होता है। एंड पेशेंट ड्राउजी होने का ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा ड्राउजी हो जाता है ना। एक तरफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकता है, जैसे वीकनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, दौरा भी आ सकता है। सो ऐसा सारे सिचुएशंस में हमको एमआरआई करना पड़ता है। अनदर रेयर वेराइटी है स्पेशली फीमेल्स में, इट इज़ सेरेब्रल एंजियाइटिस, मतलब ब्लड वेजल्स की कोई हमारा ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जैसे जॉइंट्स में होता है गठियाबाई बोलते हैं, कुछ लोग को हार्ट में आता है उसमें कार्डिटिस बोलते हैं। वैसे ही ब्रेन की ब्लड वेजल्स का भी होता है, इसको सेरेब्रल एंजियाइटिस बोलते हैं। उसमें भी बार बार हेडेक आता है 70% पेशेंट्स में। सो ऐसा सिचुएशंस में भी हमको एमआरआई करना है। सो बेसिकली हमको सेकेंडरी कॉजेस रूल आउट करने के लिए तब हमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज नहीं। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे महिलाओं का जिक्र किया और इससे पहले आपने बताया कि कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। राइट। तो माइग्रेन और हॉर्मोन्स, क्या कोई कनेक्शन है? जैसे प्रेगनेंसी और मीनोपॉज पे हमने बहुत देखा है हेडेक्स, तो ऐसा क्यों होता है? सी हमारा स्पेशली लेडीज़ में एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज लिंक्ड टू हार्मोन, एवरी पार्ट ऑलमोस्ट, जो ईस्ट्रोजन लेवल्स है। सो ईस्ट्रोजन के साथ साथ वो एक ट्यून में रहता है सारे बॉडी, स्पेशली ब्रेन की कवरिंग्स एंड एब्डोमेन। स्पेशली पीरियड जब स्टार्ट होता है 13 ईयर्स ऑफ एज में, वहाँ से लेके मेनोपॉज तक इनको ईस्ट्रोजन ट्यून करती है। ओके। सो जब ईस्ट्रोजन लेवल्स में फ्लक्चुएशंस आता है, सो व्हाट हैपेंस, ये पेन सेंसेशन का जो रिसेप्टर्स है हमारा बॉडी में, वो ओवर रिएक्ट करना शुरू करता है, स्पेशली व्हेन ईस्ट्रोजन लेवल फॉल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स। उस टाइम पे देयर विल बी लो थ्रेशोल्ड फॉर पेन परसेप्शन, उस टाइम पे हेडेक्स शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह माइग्रेन ख़त्म हो जाता है? माइग्रेन इज़ नॉट क्यूरेबल बट हाईली मैनेजेबल। ओके। ये लाइन याद करना है हमेशा सारे हेडेक पेशेंट्स को, कि याद रखो माइग्रेन क्योर नहीं होगा बट वेल कंट्रोल्ड, हम मैनेज कर सकते हैं उसको अच्छे से। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि मैनेजमेंट मतलब जस्ट एक टैबलेट खा लो, सो जाओ। उसमें मे बी शुरुआत में माइल्ड सीवियरिटी में हो सकता है, बट बाद में वो
कंट्रोल नहीं होगा, यू शुड मीट एक हेडेक स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ जो मेडिकेशंस है, उसका गाइडेंस है, वो फॉलो करने से इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल। मैनेजेबल, राइट। सो डॉक्टर साहब, आजकल ना बोटॉक्स इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है माइग्रेन के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सही में फ़ायदेमंद है? राइट। आपको पहले माइग्रेन ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। माइग्रेन ट्रीटमेंट में देर आर 4 स्टेप्स। मैं सारे पेशेंट्स को सारे में हमेशा गाइडेंस देता हूँ। मैं इसमें 4 स्टेप्स में लास्ट स्टेप में मेडिकेशंस है। फर्स्ट 3 स्टेप्स में एक्चुअली इज मुफ्त है, पेशेंट खुद ही फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है माइल्ड पर्सनालिटी चेंज। सो पर्सनालिटी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है, रिजिडिटी नहीं। रिजिडिटी बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे ऐसा ही करना है, मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट किया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जो भी काम करते हैं, जो गोल रीच होना ही है ना, ऐसा उनको कुछ टारगेट रखे जाते हैं। बट इसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाना होता है पर्सनालिटी चेंज में। सेकेंड लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसमें डेली हमारा वाटर इनटेक, फूड इनटेक, स्लीप, बिहेवियर रिलेटेड डेली लाइफ चेंजेस चाहिए। और उसके साथ साथ हम थर्ड स्टेप पे ट्रिगर्स का उसको ट्रेनिंग देना होता है। ओके। हम इंक्वायरी करते हैं ट्रिगर क्या क्या होता है। हम बोलते हैं आप हेडेक डायरी यूज़ करो, हेडेक डायरी में मेंशन करो कौन सी ट्रिगर आपने फेस किया है। सो हेडेक डायरी मेंटेन करने से ट्रिगर भी पता चल जाता है। देन लास्ट है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में देर आर 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। प्रिवेंटिव मतलब हेडेक से फ्रीक्वेंसी से एक्चुअली लेना देना नहीं है। ये मेडिकेशंस आपको डेली खाना होगा। इसका असली डोज कुछ अलग होता है, बट हम बहुत लो डोसेस में देते हैं। वो लो डोसेस प्रिवेंटिव मेडिकेशन से ही हेडेक फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी, ये 3 कम होता है। और रेस्क्यू मेडिकेशन जब हेडेक होता है तभी खाने वाला। इसमें बहुत सारा वेराइटीज है, जैसे सिंपल नॉन हार्मिंग पेन किलर से लेकर ट्रिप्टॉन्स है, डी-टैन्स है, देन जी-पंट्स, ये सारे मेडिकेशंस हम टैबलेट रूप में देते हैं। अभी कुछ एडवांस्ड मेडिकेशंस है, वो दीज आर इन्वेसिव मेडिकेशंस। इसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्टेबल्स देते हैं, जैसे ब्लड खून में देने वाली इंजेक्शंस। कई बार हम देते हैं नस को ब्लॉक करने के लिए इंजेक्शंस को। हम जो लोग को बार बार हेडेक होता है, उसको हम वो जो जिस नर्व इरिटेट होता है उस नर्व को हम ब्लॉक करते हैं इंजेक्शन से। और तीसरा है बोटॉक्स इंजेक्शंस। ये बोटॉक्स इंजेक्शन जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो सही है, हम बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं। जिसको देते हैं वो नॉर्मल टैबलेट से जिसको ठीक नहीं होता है, जिसको बार बार हेडेक आ रहा है, जिसको लाइफ डेली लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रहा है, डेली हेडेक्स हो रहा है, विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ओरल मेडिकेशंस, ऐसा लोगों को हम बोटॉक्स भी देते हैं। ये इसमें 2 तरीका है इसमें। फर्स्ट है कि जो जिस नस इरिटेट होता है वो नस सारे ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी चीज़ मसल्स जो भी इरिटेट होता है माइग्रेन पेशेंट्स में वो भी रिलैक्स हो जाता है। सो ये दोनों के लिए ये बोटॉक्स काम करते हैं। ये दिस इज सेम बोटॉक्स जो हम जो रिंकल्स को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम बोटॉक्स बट अलग डोसेस में अलग तरीक़ा से देते हैं। उसका भी हम डोसेस भी हम क्रिएट करते हैं, कितना सीवियर है, किस जगह पे हेडेक है, उसके अकॉर्डिंग हम डोज भी डिसाइड करते हैं। सो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपका ये कंट्रोल में हो जाता है माइग्रेन? एक्सेलेंट क्वेश्चन है। मैं पहले ही बताया आपके स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन माइग्रेन। जो सेकंड स्टेप है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हमको मेनली टारगेट करते हैं कि वंस अगेन जो ट्रिगर्स है ना, एक्चुअली ट्रिगर्स भी ऑलमोस्ट 50% ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ट्रिगर्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रिगर मैंने आपको बताया था कि फूड स्किप होना, पानी स्किप होना। सो हम बोलते हैं एवरी हाफ एन आवर 1/2 to 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। इसको बोलते हैं, मैं कई बार मेरा पेशेंट्स को बोलता हूँ आप कॉबाई बनो। जो कॉबाई अपना वाटर बॉटल कैरी करता है हमेशा, सो मैं बोलता हूँ हमेशा वाटर बॉटल कैरी करना। देन सेकेंड थिंग अगेन बोलता हूँ कॉबाई जैसा। क्यों? जब भी धूप में जाते हैं वो धूप की वजह से कई बार हेडेक आते हैं, हम बोलते हैं छाता यूज़ करो, या एम्पायर हैट बोलते हैं, राउंड हैट जो कॉबाई पहनता है,
ऐसा पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट जो अननेसेसरी सनलाइट एक्सपोजर की वजह से हेडेक ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ इंटेंस लाइट। सो ये है वन ऑफ द स्टेप। सो हाइड्रेशन मेंटेन करना है। देन डोंट स्किप योर मील। डेली एक टाइम पे आपको खाना खाना होगा। ब्रेकफास्ट होने दो, लंच होने दो, स्नैक्स होने दो, डिनर होने दो, जो भी है आप टाइम पे एक रूटीन बना दीजिए, उस रूटीन के अकॉर्डिंग आपको खाना होगा। तीसरा है आपका बिहेवियर। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हम कैसे बिहेव करना है, कैसे स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन माइंड एंड बॉडी कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमको अलग से स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लासेस लेना होगा। अलग से हम इस पॉडकास्ट में और फेलिक्स की तरफ से हम उसके लिए एक सेशन बनाएंगे। बट ये आपको सीखना होगा विथ ए पर्सनल ट्रेनर, जो जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। एंड बिहेवियर में कई बार ज़्यादा कुछ लोग चिल्लाना, कई बार हर छोटी चीज़ के लिए ज़्यादा रिएक्ट करना, ये चीज़ से भी हेडेक शुरू होती है। स्लीप ये है कि हम सजेस्ट करते हैं पावर नैप्स, देन सफिशिएंट स्लीप इन द नाइट, स्पेशली फूड के बाद आधा घंटे से 1 घंटा रेस्ट लेना, ये सारे बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड डेली एक्सरसाइजेस, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस विच प्रोड्यूसेस endorphins. These are pain mitigating hormones है, so एक काइंड ऑफ ओपियाइड्स है, वो हमारे अंदर एक्चुअली नेचुरली होता है। सो उससे भी हमको हेडेक आने का चांसेस कम होता है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है प्राणायाम से, स्पेशली कपालभाति, देन ये भस्त्रिका, ये सारे वेराइटीज़ है, ये सारे हमको हेल्प करता है कि माइंड रिलैक्सेशन का। और एट द सेम टाइम कुछ लोगों को एब्डोमिनल माइग्रेन होता है, वो भी इससे आराम मिल जाता है। एब्डोमिनल माइग्रेन, जो लोग को बार बार हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, स्टमक पेन होता है, वो भी एक काइंड ऑफ माइग्रेन ही है। सो ऐसा पेशेंट्स को भी ये अच्छा इफेक्ट मिलता है प्राणायाम से, डेली योगा से। एंड 20 मिनट्स एक मी टाइम लीजिए, डेली 20 मिनट्स सम एक्सरसाइज आपको करना होगा, इंक्लूडिंग योगा एंड प्राणायाम। देन कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, डेली 1 to 2 टाइम्स कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ होना चाहिए, बिकॉज देर इज़ इंटरलिंक बिटवीन द स्टमक एंड ब्रेन। पेट के अंदर है एंट्रिक नर्वस प्लेक्सस। दिस एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेकेंड ब्रेन माना जाता है। इसका एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है, एक इसलिए इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। और ब्रेन का और इस एंट्रिक नर्वस प्लेक्सस का नर्वस सिस्टम का एक कनेक्शन है, वो वैगस नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। ये एक कनेक्शन हमको हेल्दी वे में मेंटेन करना होगा। अगर हमको पेट में प्रॉब्लम है, जैसे इफ़ यू हैव वेरी अनहेल्दी फूड जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है, मैंने जो बोला था, चीज़ होने दीजिए, चॉकलेट, कैफीन, देन कोला एंड द सिट्रस फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स एक्चुअली इरिटेट द स्टमक, एंड ये स्टमक से सिग्नल्स ऊपर जाता है, देन इट स्टार्ट्स माई हेडेक। So these are the main lifestyle changes. Then last but not the least, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना दीजिए आपके सराउंडिंग्स में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा फ्रेंड सर्किल। आप ऐसा सोसाइटी में रहिए जहाँ आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिले, हेल्दी चैलेंजेस मिले। ऐसा सोसाइटी में रहिए जहाँ आपको सिक्योरिटी मिले, आपको केयर मिले। सो वो आपके हाथ में है, एक्चुअली सबके हाथ में है। हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करना होगा, एक हेल्दी वर्क स्टाइल बनाना होगा, एक हेल्दी वर्क चेन बना होगा। सो सब लोग साथ में एक दूसरे से मिलजुल के, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए काम करना है। देन योर वर्क विल बी सक्सेसफुल, योर लाइफ विल बी हैप्पी, एंड वर्किंग लाइफ जो करियर है वो भी बहुत हेल्दी एंड हैप्पी रहेगी। ये तो आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली डॉक्टर साहब। तो इस बीच डॉक्टर साहब, आजकल तो सब लोग बहुत स्क्रीन पे बिजी हैं, तो स्क्रीन और माइग्रेन, इसका क्या कनेक्शन है आपस में? आप सही बता रहे हो। जब से
इवन फॉर मी आल्सो व्हेन आई सी मोर टाइम स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से मुझे भी हेडेक होता है। जस्ट गेस करो, माइग्रेन पेशेंट्स का ऑलरेडी उनको थ्रेशोल्ड कम होता है हाँ। हेडेक आने का, सो दे विल गेट फ्रीक्वेंट हेडेक्स। सो स्क्रीन टाइम इसीलिए आपको, कुछ लोगों का लाइट सेंसिटिविटी जो ऑलरेडी मेंशन किया है माइग्रेन पेशेंट्स में, सो ऑब्वियसली दे विल गेट हेडेक। इट्स ए हेडेक ट्रिगर एक्चुअली। सेकेंड थिंग, हम जो भी स्क्रीन में अगर ज़्यादा तक स्पेंड करने से एक काइंड ऑफ एडिक्शन बन जाता है। कई बार हम पानी पीना भूल जाते हैं, कई बार ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं। जब ब्लिंक करना भूल जाते हैं, देयर विल बी ड्राई आइज विच कैन ट्रिगर द हेडेक, राइट। कई बार हम फूड स्किप कर देते हैं, कई बार हम, some people have emotional triggers too, so मूवीज़ में कई बार इमोशनल मूवीज़ देखने की वजह से भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है। सो हम एक रूल बताते हैं कि 20-20-20 रूल। सो अभी अगर स्क्रीन का काम है, सो आप ऐसा करिए, एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन को 20 फीट दूर रखिए, ओके, राइट। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कई बार अदर स्टेप्स भी बोलते हैं, स्पेशली जो लोग योगा क्लासेस जाते हैं वो लोग आंख का एक्सरसाइज भी बताते हैं। जैसे भ्रमरी में हम करते हैं, आंख ऐसा बंद करके हम आवाज़ करते हैं, यहाँ पे प्रेशर फील करते हैं, साउंड वाइब्रेशन फील करते हैं। वैसे ही आंख का एक्सरसाइज भी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, जस्ट आंख के ऊपर थोड़ा सा टच होने तक आप हाथ को रखिए, देन आइस को साइड टू साइड, ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हो। हाथ की जगह आइस पैक्स, कोल्ड पैक्स भी आप यूज़ करते हो, जैसे हम एयरपोर्ट्स में यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, जो कूलिंग पैड जैसा होता है, वो भी यूज़ करके आप कर सकते हो। दिस इज़ बिकॉज कई बार स्क्रीन देखते हो तो आँख को भी हम नहीं हिलाते हैं, पोस्चर भी एकदम स्ट्राइट रहता है या कई बार बेंड होकर रहता है, अनइवन पोस्चर में रहता है, उससे भी आपको पेन्स, बॉडी पेन स्टार्ट होगा, विच आल्सो कैन ट्रिगर हेडेक। सो आई स्ट्रेन, बॉडी स्ट्रेन एंड डिहाइड्रेशन, देन क्या बोलते हैं, हमारा स्लीप डिप्रेशन भी होगा। बहुत सारे पेशेंट्स नींद की, सोने के वक्त भी फ़ोन देखते रहते हैं, सो स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगा। सो कोई भी काम होगा वो भी नहीं कर पाते हैं फ़ोन की एडिक्शन की वजह से। सो ये सारे ट्रिगर्स हैं। सो बेटर टू अवॉइड, आप ऐप्स यूज़ करो, रिस्ट्रिक्ट करो स्क्रीन टाइम को। आपका स्क्रीन टाइम में आप कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, गिव इट टू कहीं फ्रेंड से मिलने के लिए टाइम दे दो, जॉगिंग के लिए टाइम दे दो, एक्सरसाइज के लिए टाइम दे सकते हैं, मेडिटेशन के लिए टाइम दे सकते हैं, मी टाइम वहाँ से निकाल सकते हो आप। जो पर्सनल मी टाइम जो होता है, जो माइंडफुलनेस के लिए हम कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। जब अकेले आराम से बैठते हो तब ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। अगर स्क्रीन टाइम होगा, आप खुद को भूल जाओ। अगर फ़ोन ज़्यादा पास में है, वी फॉरगेट व्हाट वी हैव टू डू डेली, हमारा रूटीन है, सब भूल जाते हैं। सो मेरा एडवाइस है, रिस्ट्रिक्ट करो स्क्रीन टाइम से, जितना ज़रूरी है उतना ही करना है ना। उसमें से जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, ये माइंडफुल रखिए कि इससे ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। राइट सर। थैंक यू सर, बहुत बार घर पे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि हेडेक कभी कभार आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो एक पेशेंट को समझना चाहिए घर पे, जब अचानक से उसे कभी इतना सिवियर हेडेक हो रहा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है मेरे लिए, सो वो घर में पेन किलर्स ना खाकर इमिजिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी। इट रिमाइंड्स मी ए पेशेंट, अभी भी आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट पेशेंट। वो पेशेंट मेरे पास आई है, ऑलमोस्ट 5 to 7 डॉक्टर्स को दिखा के मेरे पास आई है। शी हैड फ्रीक्वेंट सीवियर हेडेक्स फॉर ऑलमोस्ट 20 days। एवरीवन टोल्ड दैट ये मेडिकेशन ले लो, वो मेडिकेशन ले लो। शी गेट टेम्पररी रिलीफ एंड अगेन शी कम्स, शी डेवलप्स हेडेक, समटाइम्स सीवियर वॉमिटिंग, सो नहीं पाती है। सब लोग, कुछ लोग बोला कि यार तुमको एंग्जाइटी है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, उतना है ही नहीं हेडेक। सो वो पेशेंट ऐसा 20 days सफ़र करते करते हुए मेरे पास आई है। जब मेरे पास आई है, मैंने पूछा है कि आपको पहले भी हेडेक था 20 days पहले? शी एक्सेप्टेड, हाँ मुझे मंथली वंस और ट्वाइस हेडेक हो रहा था, विच मैचेस विद माइग्रेन। वेरी गुड, आपको प्रॉब्लली माइग्रेन होगा, भी वर्सन हो रहा होगा, बट उसने एक पॉइंट बताई, वो रियली हेल्प्ड मी टू डायग्नोज द
अंडरलाइंग डिसीज। अगर किसी को भी माइग्रेन है, ऐसा रूल नहीं है सिर्फ माइग्रेन हेडेक ही आएगा। देयर माइट बी डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक कैन कम इन माइग्रेन पेशेंट्स आल्सो। सो पैटर्न चेंज हुआ है, हेडेक की पैटर्न चेंज हुआ है। इट इज रियली इरिटेटिंग, वेरी वेरी सिवियर। शी सेइंग दैट सर मेरा जान निकल रही है। देन आई डिड MRI। इन द MRI वो छोटा जो ब्रेन है, छोटा ब्रेन जो सेरेबेलम बोलते हैं, वहाँ से लेके जहाँ हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा ब्रीथिंग सेंटर होता है ब्रेन में, सो उस एरिया में भी सूजन था। ओके। इट वाज ये प्रॉबली एक वायरल इन्फेक्शन which has spread to the brain, probably viral encephalitis, यार मे बी सम autoimmune, हमारा ओन बॉडी का autoimmune प्रॉब्लम मस्ट हैव अफेक्टेड दैट। सो MRI में वो सब कुछ हमने डिलिनेट किया है, डायग्नोसिस किया ये हो सकता है, बट बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन शी एक्सपायर्ड। सो दिस केस एक्चुअली व्हेनेवर सम पीपल आस्क मी, आप जो आपने क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चंस मेनी पेशेंट्स आस्क्ड मी। सो जब भी कोई भी ऐसा पूछते हैं मुझे ये पेशेंट याद आती है। आप बताता हूँ कि माइग्रेन रेस में मैं आप जो पहले बताया था वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बट माइग्रेन जैसा बिहेव करने वाला बहुत सारा अदर बीमारियां हैं, वो हमको रूल आउट करना है। स्पेशली जो मैंने सिनेरियो बताया था कि इन्फेक्शंस, उसमें पेशेंट विल डेवलप सीवियर माइग्रेन, सडन ऑनसेट होता है, एकदम तुरंत पीक में चले जाती हैं, इंटॉलरेबल हेडेक होता है, उसके साथ वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन, कहीं बार दौरा आ जाता है। समटाइम्स पेशेंट BP कैन फ्लक्चुएट, स्पेशली स्ट्रोक्स में। जो लोग स्ट्रोक से के साथ आता है उसको हेडेक के साथ साथ BP थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, कहीं बार हाई BP रिकॉर्ड होता है। समटाइम्स नेक स्टिफनेस भी होता है, कई बार ब्लीडिंग में भी, इन्फेक्शन में भी। सो अगर नेक पेन भी है, हमको देखना है कि ये इन्फेक्शन है या अंदर कोई ब्लीड है। उसके साथ कोई ट्रॉमा था, मतलब कोई चोट लगा था कुछ दिन पहले। स्पेशली मेरे पास आते थे कि पेशेंट्स 70 ईयर्स 60 ईयर्स ओल्ड, मेल एंड फीमेल, उसको कुछ दिन कुछ दिन पहले वो लोग गिर गए हैं बेड से, बिस्तर से, तो उसके बाद उनको हेडेक शुरू हुआ, चलने में थोड़ा सा अनस्टेडीनेस था। फिर MRI में देखा, MRI में देयर वाज सबड्यूरल हेमरेज। सो कहीं बार ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है। सो ट्रॉमा के साथ हेडेक है परसिस्टेंट, बेटर टू गेट MRI एंड CT डन। सो हम आंख का प्रेशर भी चेक करते हैं। कहीं बार आंख की प्रेशर ब्रेन में, जो दिस इज ए क्लोज्ड कैप्सूल हमारा स्कल, सो अंदर पानी भी होता है, पानी के ऊपर जो ये ब्रेन रहती है, सो इसलिए ब्रेन का वजन हमको ज़्यादा पता नहीं चलता है। सो कई बार ये पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या उसका री एंट्री इनटू द ब्लड कम हो जाता है, सो उसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, सो उसमें भी हेडेक आता है। कई बार स्पॉन्टेनियस क्या बोलते हैं कि पानी लीक हो जाता है, हमारा CSF जो पानी है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो लीक हो जाता है। सो उसमें हेडेक आ जाता है। कैसे आ जाता है? खड़े होने से हेडेक आ जाता है। इसको पोस्चरल हेडेक। सो उसमें एक्चुअली हाइपोटेंसिव हेडेक बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन की अंदर स्कल के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इट इज़ हाइपोटेंसिव हेडेक। सो ये हेडेक भी हमको रूल आउट करना होता है। अगर कहीं लीक है, स्पॉन्टेनियस लीक ऑफ CSF, हम उसको क्लोज करना होता है। सो दिस आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ सीवियर हेडेक्स। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था, जो ब्लड वेसल छिल जाता है, जैसे एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था जो उसको बॉल लग गया पीछे, वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जो ब्लड वेसल जो था उस जगह पे चोट लग गई, दैट ब्लड वेसल गॉट डैमेज्ड, वहाँ से ब्लीडिंग हुआ, ही हैड सीवियर हेडेक एंड ही फेल डाउन ऑन द स्पॉट। सो ये है डिसेक्शन ऑफ आर्टरी। सो ऐसा सिचुएशंस है तो शुड नॉट नेग्लेक्ट, स्पेशली थंडर क्लैप टाइप ऑफ हेडेक। जब हेडेक माइल्ड से सीवियर हेडेक लेवल पे जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स, सो ऐसा सिचुएशंस में नेग्लेक्ट मत करना। सो आपके हिसाब से अगर घर में कोई भी किसी को एकदम से सिवियर हेडेक हो रहा है स्टार्ट, आपने पेन किलर भी खा लिया, विद इन हाफ एन आवर में आराम नहीं है, सो यू शुड नॉट वेट। देयर इज अनदर केस हमारे पास आए थे, एक यंग लड़का है, वो भी सीवियर हेडेक के साथ आया, सेम सिचुएशन, ही फेल डाउन। लोग सोचा था कि दौरा है
या किसी ने बोला है कि इसने किसने मारा है, बट एक्चुअली हमने देखा है हमारे ब्रेन प्लेन एमआरआई वाज नॉर्मल, बट बाद में देखा है कि इसको एक ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट था। इसका एक्चुअली दो तरह का ब्लड वेसल होता है, एक आर्टरी एक वीन, जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आता है, वो वीन बोलते हैं। वो वीन्स में ब्लड क्लॉट था, इसको सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उसमें भी सिमिलर हेडेक आ सकता है, सीवियर हेडेक। ओके, राइट। सो ये सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। सो क्लियर हिस्ट्री के साथ साथ रेड फ्लैग्स जो मैंने बताया था, जो थंडरक्लैप टाइप ऑफ हेडेक्स है, हेडेक पैटर्न चेंज हुआ है, एंड फर्स्ट टाइम हेडेक, किसी को फर्स्ट टाइम हेडेक है और 50 इयर्स के बाद हेडेक है। किसी को अगर 50 इयर्स के बाद हेडेक आया, डेफिनेटली रूल आउट करना है कोई अंदर प्रॉब्लम है वैस्कुलर की। राइट। सो दीज आर द रेड फ्लैग्स। ध्यान रखिए, देयर इज नो नॉर्मल हेडेक। हेडेक को हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी किस क्लासिफिकेशन में आ जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सारे हेडेक्स का देयर आर मोर देन 300 वेराइटीज ऑफ हेडेक। सारे हेडेक्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। सो आप हेडेक स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को डेफिनेटली मिलना है इफ़ यू हैव दिस रेड फ्लैग साइन और मोर फ्रीक्वेंट हेडेक्स और फर्स्ट टाइम सीवियर हेडेक और हेडेक आफ्टर 50 ईयर्स। राइट। डॉक्टर साहब, एक बार लास्ट में हमारे लिसनर्स को जो माइग्रेन से अभी हैं, मतलब जिन्हें ऑलरेडी माइग्रेन हो रखा है, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कुछ अपनी साइड से टिप्स बताएं। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, दिस माइट हेल्प यू। फर्स्ट है, देखो आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। ऑलमोस्ट 25% ऑफ पॉपुलेशन इन दिल्ली एनसीआर, मतलब एवरी 100 पेशेंट्स में पर्सनस में 25% हैव माइग्रेन हेडेक्स। और अगर इंडिया कंसिडर करोगे, इंडिया में सारे पॉपुलेशन स्पेंड कर रही है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ फॉर माइग्रेन हेडेक। 20,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 4% ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। एंड ये पर ईयर ईच पर्सन टेकिंग 17 लीव्स। सो हमारा वर्क फोर्स कम हो रहा है। इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर एंटायर इकोनॉमी। इतना बड़ा है माइग्रेन की अगर आप इकोनॉमी देखा जाएगा तो। सो बट स्टिल यू आर नॉट अलोन, देर आर सो मेनी। ये माइग्रेन डेंजरस नहीं हो सकता इफ़ यू हैव नॉलेज एंड इफ़ यू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें टिप्स में आ जाते हैं, डेली हेडेक डायरी आप यूज़ करना। उसमें आप ट्रिगर्स क्या था, कितना सीवियर ऑनसेट में कैसा है, पीक कितने देर में चला गई, देन फ्रीक्वेंसी कैसा है, ड्यूरेशन कितना देर तक है और कितना सीवियर है। सीवियरिटी आप मैनेज करोगे 1 से 10 स्केल में। 10 मतलब भयानक, टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, 10 नंबर है। 1 मतलब हल्का फुल्का पेन है, अगर ध्यान दोगे तभी महसूस करोगे, वरना नहीं। सो 1 to 10 स्केल में कितना नंबर दे सकते हो, वो नंबर वहाँ लिख सकते हैं। सो उसके साथ साथ आप कोई ट्रिगर भी मेंशन करना, मुझे स्लीप ज़्यादा हो गया था, कम हो गया था, मैं कुछ ऐसा फूड खाया, या हैव टेकन दिस स्ट्रेस, मुझे ऐसा टारगेट मिला था, मैं एंग्जाइटी हो गया था मुझे। सो ये सब कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसका हेल्प है, ट्रिगर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेल हाइड्रेटेड रहिए, फूड्स को स्किप मत करो, डेली योगा एक्सरसाइज, ध्यान रखिए आपका बिहेवियर पे, ध्यान रखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, माइंडफुल रहिए। देन स्लीप ज़रूरी है, तो स्लीप के ऊपर मतलब पावर नैप्स का ज़रूरत है। स्लीप ड्यूरेशन एडजस्ट करो, डेली एक रूटीन बना के उसको फॉलो करना। देन अवॉइड करिए ओवर काउंटर मेडिकेशंस हैं, उसकी वजह से स्पेशली पेन किलर्स, उससे ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक आता है। क्यों, मतलब पेन किलर की वजह से ही हेडेक आएगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर ऐसा पेशेंट सीधा लैंड अप हो जाता है, फिर बोटॉक्स इंजेक्शन, नर्व ब्लॉक्स, ऐसा इन्वेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो उससे पहले आप अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। अगर ये माइंड में रखिए कि अगर आप धीरे धीरे नेग्लेक्ट करोगे, acute migraine will convert into chronic migraine which is very difficult to treat। उसके लिए हमको ज़्यादा इंजेक्शंस, कॉस्टली इंजेक्शंस देना पड़ता है। एंड फैमिली, अच्छा फैमिली
अच्छा सोसाइटी, अच्छा फ्रेंड सर्किल एंड वर्क प्लेस में सिक्योर वर्क प्लेस, एक हैप्पी वर्क प्लेस बना दीजिए एंड सबको माइग्रेन का ज्ञान दीजिए। माइग्रेन अगर आप मान लो आपको माइग्रेन आ गए तो आसपास में लोग कैसे आपके साथ बिहेव करना है, बस साउंड्स कम करना, लाइटिंग थोड़ा सा डिम करना, पानी देना, जो भी मेडिकेशंस है वो तुरंत देना। ये सब कुछ आपका जो केयर टेकर्स है आपको ज़्यादा केयर करते हैं, आपका फैमिली फ्रेंड्स होने दो, सो इनको आप समझाइए। सबके लिए नॉलेज ज़रूरी है बिकॉज 25% ऑफ पॉपुलेशन हैव माइग्रेन इन दिल्ली एनसीआर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आज की बातचीत से बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी मिली। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को माइग्रेन है तो इसे इग्नोर ना करें। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।